नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज में आज का हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आज एसी थ्योरी की हमारी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हम जो है वो पढ़ चुके हैं कि एसी क्या है, डीसी क्या है, एसी के गुण कौन से होते हैं, एसी के अवगुण कौन से होते हैं, एसी कितने प्रकार की हो सकती है, डीसी कितने प्रकार की हो सकती है, एसी के कौन कौन से स्रोत हैं, डीसी के कौन कौन से स्रोत हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमारी दूसरी क्लास होगी। चैप्टर का नाम है हमारा एसी थ्योरी। एसी थ्योरी में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत से संबंधित पारिभाषिक शब्द। दोस्तों, एसी थ्योरी के अंदर ये टॉपिक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आप एसी थ्योरी के पारिभाषिक शब्दों के बारे में आप पढ़ते हैं। एसी थ्योरी के पारिभाषिक शब्दों में सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा साइन वेव की बात करेंगे हम। साइन वेव को आप हिंदी में ज्या तरंग कहते हैं। हिंदी कह दो चाहे निम्मी कह दो, क्योंकि आपको पता है कि आईटीआई वालों की निम्मी जो है उसके द्वारा किताब जारी होती है और उसके अंदर हिंदी में जो है वो शब्द लिखे हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है, साइन वेव कह दो चाहे ज्या तरंग कह दो, एक ही बात है। यहाँ सबसे पहले मैं परिभाषा लिखना चाहूंगा। प्रत्यावर्ती राशियों प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा धन दिशा व ऋण दिशा में फेज कोणों का ज्यामानों फेज कोणों के ज्यामानों का समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र साइन वेव वक्र कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, परिभाषा पर ध्यान दें। प्रत्यावर्ती राशियां, तो प्रत्यावर्ती राशियां आपको पता है यहाँ पर मोस्टली जो है अपन वोल्टेज और करंट को लेते हैं प्रत्यावर्ती राशियों के रूप में। तो प्रत्यावर्ती राशियां आपकी कौन हुई? करंट और वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज जो है वो धन दिशा में और ऋण दिशा में फेज कोणों के जो ज्या मान जो है, जो प्रति क्षण जो है वो बदलते रहते हैं, उन ज्या मानों का एक समय अक्ष के ऊपर एक वक्र तैयार कर देते हैं और वो वक्र ही क्या कहलाता है? साइन वेव वक्र कहलाता है। मैं एक बार यहाँ पर वक्र बना करके बताता हूं आपको। कुछ इस प्रकार से वक्र बना हुआ होता है। ये इसका धन दिशा है और ये ऋण दिशा है, और यहाँ पर जो है ये पीरियोडिक टाइम है। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर ज्या मानों की। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका जो ज्या मान है ये I1 यहाँ पर है, या I2 यहाँ पर है, I3 यहाँ पर है, I4 यहाँ है। तो इस प्रकार से जो है ये ज्या मान हो गए।
तो ज्यामान प्रत्यावर्ती राशियों के भी हो सकते हैं। तो प्रत्यावर्ती राशियां जो है वो कौन कौन सी हो सकती है, मतलब करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है। यानी कि प्रत्यावर्ती राशियां कहा गया है, तो प्रत्यावर्ती राशियों में जैसे मैंने I1 I2 I3 ये करंट बोला, ऐसे में वोल्टेज भी बोल सकता था यहाँ पर कि E1 E2 E3 इस प्रकार से भी मैं बोल सकता था। कुल मिलाकर के क्या है, ये सब ज्यामान है और ये क्या कहलाएंगे, सारे के सारे ज्यामान यानी कि साइन वैल्यू। और इन ज्या मानों का समय अक्ष के ऊपर आप एक वक्र तैयार कर देते हैं। जैसे मैंने एक समय देखा तो यहाँ था, अगले ही समय जो है यहाँ आ गया, फिर अगले समय यहाँ पर आया, फिर अगले समय यहाँ पर पीक पर पहुँच गया और फिर वापस जो है वो इस प्रकार से घटते घटते नीचे आया और फिर माइनस के अंदर जो है वो भी ज्या मान होंगे, तो माइनस में जो है वो भी ज्या मान बढ़ते गए, फिर वापस जो है वो घटता गया। तो इस प्रकार ज्या मानों से आपने क्या कर लिया है, एक वक्र तैयार कर लिया गया है। इस प्रकार से एक वक्र तैयार कर लिया है और ये वक्र जो होगा दोस्तों यही साइन वेव वक्र कहलाता है। तो दोबारा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो प्रत्यावर्ती राशियां, दोस्तों यहाँ पर प्रत्यावर्ती राशियां जो हैं वो करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इस एग्जाम्पल में जो है वो I1 I2 I3 इस प्रकार से मैंने प्रत्यावर्ती राशियों में मैंने विद्युत धारा को लिया है। आप वोल्टेज भी ले सकते हो, विद्युत धारा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि I1 I2 I3 के ज्या मान जो है वो प्रति क्षण बदल रहे हैं और प्रति क्षण जब बदल रहे हैं तो इन्हीं बदलते हुए मानों का आप एक जो है वो वक्र तैयार कर लेते हो और ये वक्र ही क्या कहलाता है, साइन वेव वक्र कहलाता है। तो दोस्तों परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, समझना है आपको, रटना नहीं है। प्रत्यावर्ती राशियां मतलब करंट और वोल्टेज। फिर आगे बताया गया इसमें धन दिशा में और ऋण दिशा में, तो ये इसकी पॉजिटिव दिशा हो गई, ये इसकी नेगेटिव दिशा हो गई। फिर आगे बोलता है फेज कोणों के ज्या मानों का, तो ये ज्या मान थे इनके, ये फेज कोण जो है आप ले रहे हैं और इनका एक समय अक्ष के ऊपर ये पीरियडिक टाइम था, इस टाइम के ऊपर, इस समय अक्ष के ऊपर एक वक्र तैयार कर दिया और ये वक्र ही जो है वो साइन वेव वक्र कहलाता है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि एसी का जो साइन वेव वक्र है वो हमें अल्टरनेटर से प्राप्त होता है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि साइन वेव अल्टरनेटर से प्राप्त किया जाता है। जबकि दोस्तों इसके अलावा आपके पास में एक अन्य ऑप्शन और भी है, अल्टरनेटर के अलावा भी जो है आपके पास में एक उपकरण है जो वास्तव में जो है वो एक डिजिटल प्रकार का उपकरण है जिसको आप ओसिलेटर के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि दूसरा जो उपकरण है वो है आपके पास में ओसिलेटर। ओसिलेटर जो है दोस्तों उससे आप साइन वेव, सॉटूथ वेव, स्क्वायर वेव, यानी अन्य वेव भी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं ओसिलेटर से। जबकि अल्टरनेटर से जो हमारे को प्राप्त होता है वो कैसा होता है, साइन वेव मिलता है। ज्या तरंग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, क्योंकि वेव का मतलब यहाँ पर तरंग है और साइन का मतलब यहाँ पर ज्या है, इसलिए मैं ज्या तरंग भी इसको कह सकता हूं। तो दोस्तों आपने प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत से संबंधित परिभाषिक शब्दों में सबसे पहला जो आपने टॉपिक पढ़ा है, सबसे पहला जो शब्द पढ़ा है वो है साइन वेव, जिसको आप ज्या तरंग के नाम से भी जानते हैं। और इसकी आपने परिभाषा पढ़ी कि वास्तव में ये प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा धन दिशा में और ऋण दिशा में जो फेज कोण होते हैं उनके ज्या मानों का समय अक्ष पर तैयार किया गया एक वक्र होता है जिसको आप साइन वेव वक्र कहते हो और ये अल्टरनेटर से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा आप ओसिलेटर से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ओसिलेटर से आपको दूसरे प्रकार के जो वेव हैं वो भी प्राप्त हो जाएंगे। अगले हम शब्द की बात करते हैं और अगला शब्द है हमारा आवर्ती। आवर्ती मैं इसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकता हूं। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। दोस्तों यहां फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करना चाहूंगा। परिभाषा में लिखेंगे हम
क्योंकि परिभाषा जो है वो बहुत ही सिंपल है और परिभाषा से जो है हम सूत्र भी बना सकते हैं। सीधा सिंपल सी बात है कि प्रत्यावर्ती धारा के अंदर जो आवर्ती होती है उस आवर्ती के लिए आप परिभाषा स्टार्ट करेंगे कि दो प्रत्यावर्ती राशियां हैं आपके पास में, एक तो वोल्टेज है और दूसरा करंट है। तो प्रत्यावर्ती राशियां जो है उनके लिए कहेंगे कि एक सेकंड में काटे गए चक्रों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा एक सेकंड समय में, एक सेकंड समय में प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा धन दिशा व ऋण दिशा में काटे गए, या फिर मैं लिख सकता हूं पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी या आवर्ती कहलाती है। दोस्तों ध्यान से समझना है हमें, एक भी परिभाषा को जो है वो रटना नहीं है। बिल्कुल समझने की बात यह है कि एक सेकंड का आपके पास समय है और प्रत्यावर्ती राशियां आपके पास में करंट और वोल्टेज है ही। तो प्रत्यावर्ती राशियां जो है वो धन दिशा में और ऋण दिशा में जाकर के आपका एक चक्कर बनाती है। तो ऐसे ही एक सेकंड में कितने चक्कर काटे जा रहे हैं और वो काटे गए जो चक्रों की संख्या होगी वही क्या कहलाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यहां पर मैं समझाना चाहूंगा आपको कि ये धन दिशा है और ये ऋण दिशा है और ये जो है आपका समय है। अब यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, इस प्रकार से मैं कोई वक्र बनाता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर कि धन दिशा में और ऋण दिशा में, इसके अंदर आपको पता है कि ये पावर का इस प्रकार से बना दूं मैं, तो पावर में इसमें करंट भी होगा और वोल्टेज भी होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें पावर में करंट और वोल्टेज दोनों है और धन दिशा में और ऋण दिशा में क्या कर रहा है, ये अपना पूर्ण परिवर्तन कर रहा है। तो पूर्ण परिवर्तन यहाँ पर कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर परिवर्तन जो है उसमें ये ज्या मान जो है वो प्रति क्षण बदलते जा रहे हैं। पीक वैल्यू पर जाने के बाद में फिर ऋणात्मक दिशा की ओर पहले माइनस होता है, शून्य होता है और फिर शून्य से फिर क्या होता है, ये माइनस की दिशा में जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। पीक वैल्यू प्राप्त करने के बाद में फिर से घटने लगता है, फिर शून्य हो जाता है और इसी प्रकार से ये फिर से बढ़ने लग जाता है और इसी प्रकार से फिर और आगे बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि मान लीजिए ये एक सेकंड समय के अंदर यहां से एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर काट दिए गए एक सेकंड समय में, क्योंकि चक्कर जो होता है वो पूर्ण परिवर्तन होता है। तो यहां से यहां तक एक चक्कर पूरा कंप्लीट होता है। आप सबको पता होना चाहिए कि एक चक्कर में 360 डिग्री कंप्लीट हो रहा है। तो यहां से यहां तक पूरा जो है वो 360 डिग्री कंप्लीट हुआ, मतलब कि एक चक्कर हुआ। फिर यहां से फिर एक चक्कर हो गया, फिर यहां से फिर एक चक्कर हो गया। तो मतलब सीधा सा है कि मैं ऐसे कहूं कि एक सेकंड समय में 3 चक्कर काटे गए, तो जाहिर सी बात है फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज की होगी। क्योंकि आपने पढ़ाई यहाँ पर यही है कि प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा, प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा धन दिशा में और ऋण दिशा में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या जो है वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है, उसे ही आप आवर्ती कहते हैं। तो एक सेकंड में जितने चक्कर काटे जाएंगे, एक सेकंड में जितने चक्कर काटे जाएंगे वही क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। दोस्तों आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि भारतवर्ष में सप्लाई फ्रीक्वेंसी या सप्लाई की आवृत्ति 50 हर्ट्ज रखी जाती है। दोस्तों 50 हर्ट्ज भी कह सकता हूं मैं चाहूं तो इसको, और या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 50 साइकिल प्रति सेकंड। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 50 चक्कर प्रति सेकंड।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 50 चक्कर प्रति सेकंड का मतलब क्या है यहाँ पर कि 50 चक्कर 1 सेकंड में काटे गए हैं, इसीलिए आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो सीधी सी बात अपन ने पढ़ी यहाँ पर कि 1 सेकंड में जितने चक्कर काटे जाते हैं, चक्कर का मतलब है धन दिशा में और ऋण दिशा का एक पूर्ण परिवर्तन चक्कर कहलाता है। तो आप 1 सेकंड में जितने परिवर्तन करोगे तो जाहिर सी बात है वही क्या कहलाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। आप सबको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि फ्रीक्वेंसी जो है उसका फॉर्मूला जो अपन लिखते हैं वो F बराबर PN/120 लिखते हैं। आप अल्टरनेटर से यदि प्रत्यावर्ती प्रकार की विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F बराबर PN/120 होता है। P यहाँ पर पोलों की संख्या है और N यहाँ पर घूर्णन गति है। तो जाहिर सी बात है पोलों की संख्या और घूर्णन गति अपने को दी गई हो तो हम फ्रीक्वेंसी याद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन दोनों पर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि आप यहाँ पर चक्कर प्रति सेकंड लिख सकते हैं या साइकिल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। तो ये बात तो इतनी सी हुई कि ये यहाँ पर चक्कर है वो हिंदी में है और साइकिल जो है यहाँ पर वो इंग्लिश में है, जबकि आपको ये अन्य मात्रक ये और पता होना चाहिए कि हर्ट्ज लिखा होता है ये, तो 50 हर्ट्ज, यानी कि इसको लिखने में आप इस प्रकार से लिखते हैं, चाहे यहाँ पर जो है वो साइलेंट होता है। तो जाहिर सी बात है इसको HZ से आप जो है इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आपने पढ़ा आवृत्ति के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारा दूसरा जो है वो ऐसी थ्योरी का पारिभाषिक शब्द है। अभी तक अपन ने 2 पारिभाषिक शब्द पढ़े हैं। पहला पढ़ा आपने साइन वेव यानी कि ज्या तरंग, और दूसरा पढ़ा आपने आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। तीसरा पद हम पढ़ते हैं, तीसरा पद है हमारा चक्कर, जिसको आप साइकिल भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करना चाहूंगा। तो परिभाषा में अभी आप पढ़ ही रहे थे कि धन दिशा में और ऋण दिशा में, धन दिशा में और ऋण दिशा में एक पूर्ण परिवर्तन जो है वो चक्कर कहलाता है। तो यहां लिखेंगे प्रत्यावर्ती राशियों का धन दिशा व ऋण दिशा में एक पूर्ण परिवर्तन, एक पूर्ण परिवर्तन चक्कर कहलाता है। यहां पर एक बात और लिखना चाहूंगा मैं, एक चक्कर में वैद्युतीय कोण 360 डिग्री होता है। बिल्कुल एक चक्कर का जो समय है उसके अंदर 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट होगा। एक चक्कर जो है उसमें 360 डिग्री का जो है वो एक वैद्युतीय कोण कंप्लीट होगा। यानी मैं यहाँ पर डायग्राम बना करके आपको समझाना चाहूंगा कि इस प्रकार से ये धन दिशा और ये ऋण दिशा, और आप देख सकते हो कि मैंने एक चक्कर बना रखा है। तो एक चक्कर बनाया मैंने, तो इसका मतलब धन दिशा में और ऋण दिशा में ये पूरा परिवर्तन जो हुआ है, ये पूरा परिवर्तन यहां से लेकर के और यहां तक जो पूरा परिवर्तन हुआ है ये 360 डिग्री का हुआ है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक चक्कर जो है उसको कंप्लीट करने में कितना डिग्री का कोण होता है, कितना डिग्री का वैद्युतीय कोण होता है, 360 डिग्री का। आपको यहाँ टुकड़ों में भी ऐसे पता होना चाहिए कि यहाँ जो है वो 90 डिग्री होता है, यहाँ पर जो है वो 180, यहाँ पर जो है आप 270 और यहाँ पर आप जो है वो 360 डिग्री बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार से ये जो पूरा चक्कर होगा वो 360 डिग्री के ऊपर कंप्लीट होगा। आपको यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखनी है कि प्रत्यावर्ती राशियां, तो प्रत्यावर्ती राशियां कौन, वही 2 अपन पढ़ते हैं मोस्टली, करंट और वोल्टेज। तो प्रत्यावर्ती राशियां धन दिशा में
और ऋण दिशा में एक पूर्ण परिवर्तन कर लेती है, एक पूरा चक्कर कर लेती है। और पूर्ण परिवर्तन जो है वो कितने डिग्री पर मानते हैं हम? 360 डिग्री पर। तो एक पूर्ण परिवर्तन जो कर लेगी वही क्या कहलाएगा? चक्कर कहलाएगा। आगे फिर हम बात करते हैं चौथे परिभाषिक शब्द की। चौथा परिभाषिक शब्द जो है आपका वो है समय अंतराल। समय अंतराल। पीरियोडिक टाइम बोलते हैं आप इसको, समय अंतराल। दोस्तों यहां समय अंतराल से मतलब क्या है? सबसे पहले मैं यहां डायग्राम बनाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि धन दिशा में और ऋण दिशा में एक साइन वेव को दर्शाया गया है। और साइन वेव को दर्शाया गया है, उसमें आपको पता लग रहा है कि एक चक्कर को दर्शाया गया है। साइन वेव के एक चक्कर को दर्शाया गया है, क्योंकि साइन वेव तो खूब हो सकते हैं, खूब चक्कर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ चित्र में आपको क्या बताया गया है? साइन वेव का एक चक्कर बताया गया है। तो साइन वेव का जो एक चक्कर आपको दिख रहा है, इस एक चक्कर को पूर्ण करने में जितना समय लगता है वही क्या कहलाता है? समय अंतराल कहलाता है। तो मैं पहले परिभाषा लिखना चाहूंगा। समय अंतराल एक चक्कर को पूर्ण करने में लगने वाला समय समय अंतराल कहलाता है। दोस्तों यहां पर मैंने प्रत्यावर्ती राशियां वगैरह नहीं बोला है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्यावर्ती राशियां ही जो है वो पूरे चक्कर को पूर्ण करेगी। तो पूरे चक्कर को पूर्ण करने में जो है आपको समय लगेगा, वो समय अंतराल कहलाता है। और आप सबको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि समय अंतराल के बराबर जो सूत्र लिखूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा T बराबर 1/f। और समय अंतराल जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है समय अंतराल कम होगा। कैसे? मान लीजिए एक बार के लिए अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। तो जब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी तब आप समय अंतराल ज्ञात करना चाहेंगे, तो T बराबर 1/f होता है। इसलिए आप जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं? 1/50। तो 1/50 करेंगे तो 0.02 यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकेंड का समय आ जाएगा। तो ये समय अंतराल हो गया है यहाँ पर। कब? जब 50 हर्ट्ज की क्या हो? फ्रीक्वेंसी हो। तो समय अंतराल कितना आएगा यहाँ पर? 0.02 सेकेंड का। ऐसे ही यदि मैं मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं इसके साथ में, जिसमें मैं एग्जांपल में रखता हूं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? 10 हर्ट्ज। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप जो है वो T बराबर 1/f लिखेंगे, तो 1/10 लिखेंगे, यानी कि 0.1। तो 0.1 सेकेंड का जो है वो समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समय कौन से में ज्यादा लगा? ये ज्यादा समय है, जबकि ये कम समय है। तो यहाँ पर यही तो अपने को सीखना है कि फ्रीक्वेंसी का मान जब ज्यादा होता है तो समय कम लगता है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी यहाँ पर 50 हर्ट्ज, तो समय क्या लगा है? यहाँ पर कम लगा है, यानी कि 0.02 सेकेंड के अंदर एक चक्कर पूर्ण कर लिया जाता है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो 10 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी का मान जब 10 हर्ट्ज होगा तो T बराबर 1/f करेंगे आप। तो ऐसे में आपके पास में कितना आया समय? 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड जो है वो 0.02 सेकेंड की तुलना में क्या है? ज्यादा समय। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी यदि कम होती है तो समय क्या लगता है? ज्यादा लगता है। यानी एक चक्कर को पूर्ण करने में समय क्या लगता है? ज्यादा लगता है। तो एक चक्कर को पूर्ण करने में जो लगा समय है वही क्या कहलाता है? आपका समय अंतराल कहलाता है।
आगे फिर हम बात करते हैं अगले परिभाषिक शब्द की, और अगला परिभाषिक शब्द है आपका आयाम, एम्पलीट्यूड इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आयाम। दोस्तों यहां आयाम से क्या मतलब है, मान लीजिए ये आपके पास में धन दिशा और ऋण दिशा और इस प्रकार से कोई जो है वो साइन वेव दर्शाया गया है। ये इसका पीरियोडिक टाइम हो गया, ये यहाँ शून्य से स्टार्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सब क्या थे, ज्यामान थे, और इधर भी क्या थे, ज्यामान थे। ये ऋणात्मक थे, ये माइनस में चलेंगे सब, और ये धनात्मक है यानी ये प्लस में चलेंगे। तो आप यहाँ आयाम के अंदर क्या करते हैं कि जो आपके पास में प्रत्यावर्ती राशियां हैं, प्रत्यावर्ती राशियां कौन, वही करंट और वोल्टेज। तो प्रत्यावर्ती राशियां जो है वो धन दिशा में और ऋण दिशा में मध्य स्तर के सापेक्ष जो दूरी बनाती है वही उससे क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। दोस्तों मैं आयाम को, केवल आयाम को मैं समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा अक्सर इस प्रकार से जो है वो एक माइक में एक व्यक्ति बोलता है, तो माइक में ये जो बोल रहा है मतलब इसने जो बोला उसका आयाम जो था वो ये था। फिर इधर जो है इसकी वायरिंग किसी लाउड स्पीकर में जा रही है, और लाउड स्पीकर जो है वहां पर जो है इसका आयाम जो है वो कुछ इस प्रकार से बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो है आयाम कम था, फिर आपने इसने यहां पर एम्पलीफायर लगा करके और आयाम जो है बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आयाम से मतलब ये है कि मध्य स्तर की ये जो सापेक्ष जो दूरी है वही क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। पहले आयाम इतना ही था और अब जो है वो आयाम क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ध्यान दें यहाँ पर परिभाषा की भी हम बात करने वाले हैं अभी। पहले यहाँ चित्र में वापस से समझें कि इस प्रकार से जो है आपको कोई साइन वेव वक्र दर्शाया गया है, और साइन वेव वक्र जो है वो ज्यामानों से जो है वो तैयार किया गया वक्र है। धन दिशा में और ऋण दिशा में प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा जो मध्य स्तर के सापेक्ष, यहां पर मध्य कौन है, ये यहां पर मध्य जो है वो ये है। तो ये जो मध्य स्तर के सापेक्ष जो ये दूरी है यही क्या कहलाता है, यहाँ पर आयाम कहलाता है। ऐसे ही इधर जो मध्य स्तर के जो सापेक्ष दूरी है जो अधिकतम, वो क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि धन दिशा में प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती राशियों के द्वारा धन दिशा में व ऋण दिशा में मध्य स्तर के सापेक्ष मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती राशियां आपके पास में करंट और वोल्टेज हो सकती है धन दिशा और ऋण दिशा में। मध्य स्तर के ये सापेक्ष जो दूरी है, ये सापेक्ष दूरी जो होगी वही दोस्तों क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। आगे फिर हम बात करने चाहेंगे अगले शब्द की, और अगला शब्द जो है हमारा वो है तात्कालीन मान। तात्कालीन मान
तात्कालीन मान, नाम से पता लग रहा है दोस्तों, तात्कालीन मान मतलब कि किसी भी क्षण लिया गया मान ही क्या कहलाता है, तात्कालीन मान। तो यहां पर मैं सीधी सिंपल सी परिभाषा देना चाहूंगा कि प्रत्यावर्ती राशियां जो है करंट और वोल्टेज, यानी प्रत्यावर्ती राशियों का धन दिशा में और ऋण दिशा में किसी भी पल लिया गया मान ही तत्कालीन मान कहलाता है। तो यहां लिखेंगे हम प्रत्यावर्ती राशियों का धन दिशा व ऋण दिशा में किसी भी पल लिया गया मान ही तात्कालीन मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती राशियां जो हैं, यहां पर मैं डायग्राम से समझाना चाहूंगा कि इस प्रकार से मान लीजिए आपके पास में धन दिशा और ऋण दिशा है और ये पीरियोडिक टाइम दर्शाया गया है और इस प्रकार से जो है कोई वेव चल रही है, प्रत्यावर्ती राशि जो है वो इस प्रकार से चल रही है। तो किसी भी पल का मतलब कोई भी ज्या मान लिया जा सकता है। तो किसी भी पल, वो भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की दिशाओं में, तो धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में किसी भी पल लिया गया मान ही तत्कालीन मान कहलाता है। और आप जो है वो तत्कालीन मान जो है वो हमेशा तत्कालीन मानों को लेकर के ही जो है आप आरएमएस मान वगैरह जो है वो निकालते हो, शिखर मान जो है वो निकालते हो। तो जाहिर सी बात है तत्कालीन मान का मतलब है किसी भी पल लिया गया मान तत्कालीन मान कहलाता है। तो ये यहाँ पर आपको तत्कालीन मान की परिभाषा बताई गई है। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर शिखर मान की। शिखर मान, शिखर मान को आप उच्चतम मान भी कह सकते हो या अधिकतम मान भी कह सकते हो, एक ही बात है। शिखर मान, उच्चतम मान, अधिकतम मान एक ही बात है। और डायग्राम में जो है आप जानते ही हैं कि कुछ इस प्रकार से कोई वेव होगा, धन दिशा होगी, ऋण दिशा होगी, हमें अक्ष होगा और उसके ऊपर जो है वो ज्या मान दर्शाए हुए होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के ज्या मान होंगे। और उन ज्या मानों में जो सबसे अधिक होगा मान, ये मान था, फिर इससे अधिक ये था, फिर इससे अधिक ये वाला था, फिर इससे अधिक ये था, फिर इससे अधिक ये था, फिर यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि ये वाला मान जो है वो सबसे क्या है, अधिक है। तो जो सबसे अधिक होता है धन दिशा में भी और ऋण दिशा में भी, जो सबसे अधिक जो मान होता है वही क्या कहलाता है, आपका शिखर मान कहलाता है। इसे ही आप जो है यहाँ पर पीक वैल्यू कहेंगे, शिखर मान कहेंगे। ये इधर धन दिशा में है और ये जो है यहाँ पर शिखर मान जो होगा वो ऋण दिशा में होगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, हम परिभाषा लिखना चाहेंगे यहाँ पर, शिखर मान प्रत्यावर्ती राशियों का धन दिशा व ऋण दिशा में अधिकतम मान ही शिखर मान कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, शिखर मान से मतलब यहां पर है कि कोई आपका वेव है, उस वेव में जो ज्या मान थे उन ज्या मानों में जो सबसे बड़ा मान जो होगा, सर्वाधिक मान जो होगा वही क्या कहलाएगा, शिखर मान होगा। और ये धन दिशा में भी होगा और ऋण दिशा में भी होगा। तो ये था आपका शिखर मान। अगला हम टॉपिक यहां पर लेना चाहेंगे, शिखर मान के आगे लेंगे हम वर्ग माध्य मूल मान।
यानी कि आरएमएस मान, वर्ग माध्य मूल मान, जिसको आप शॉर्ट में आरएमएस मान भी कह सकते हो, आरएमएस वैल्यू भी कह सकते हो। आरएमएस का मतलब यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर से है, यानी कि वर्ग माध्य मूल से है, तो जाहिर सी बात है आरएमएस मान भी आप इसको कह सकते हो। आरएमएस मान क्या है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसकी परिभाषा को समझने की। मान लीजिए दोस्तों ये आपके पास में दो कुंडलियां हैं, दोनों कुंडलियों को मैं 5 मिनट के समय 5 मिनट के समय के लिए सप्लाई से जोड़ करके रखता हूं। 5 मिनट तक मैं सप्लाई से जोड़ता हूं, तो इसके अंदर जो ऊष्मा पैदा होती है, इस हीटिंग एलिमेंट में या इस कॉइल में कोई ऊष्मा पैदा होती है, वो सपोज करें आपकी 10 जूल पैदा हुई है, और इधर जो है वो भी मैं ऊष्मा की बात करूं तो 10 जूल पैदा हुई है। लेकिन दोस्तों यहां पर मतलब एसी सप्लाई के अंदर मैंने इसको 1 वोल्टेज दिया है, जब डीसी में, वापस से देखिए एक बार, डीसी की सप्लाई जो थी, उस डीसी की सप्लाई में मैंने 1 वोल्टेज दिया है, तब यहां पर 10 जूल की ऊष्मा पैदा हुई है। जबकि एसी की सप्लाई में 0.707 वोल्टेज देने पर ही 10 जूल की ऊष्मा पैदा हो जाती है। तो मैं यहां परिभाषा बनाता हूं कि आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है, जितनी डीसी करती है। यानी एसी में भी उतनी ऊष्मा पैदा करता है जितनी कि डीसी में पैदा करता है, लेकिन यहां पर जो आरोपित वोल्टेज है उसमें फर्क है। यहां पर आप 1 वोल्टेज देते हैं तब जाके 10 जूल मिलता है डीसी में, जबकि एसी में 0.707 वोल्टेज जो है वो देते हैं, तो वो क्या होगा, ऊष्मा पैदा हो जाएगी, उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है यहां पर आरएमएस मान की अपन परिभाषा बना सकते हैं कि आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना डीसी पर। तो दोस्तों इससे मतलब ये हुआ कि यहां पर आप 1 वोल्टेज देते हो, उतने ही समय के देते हो तो 10 जूल की ऊष्मा मिलती है, जबकि यहां पर आप 0.707 वोल्टेज देने पर ही उतनी ही ऊष्मा प्राप्त कर लेते हो। तो यहां पर मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आप आकलन कर सकते हो कि एसी ज्यादा पावरफुल है या डीसी, तो सीधी सी बात है एसी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन कई लोग जो है वो ऐसे मान लेते हैं कि डीसी पावरफुल है, इससे व्यक्ति जो है वो मर जाता है, बचता नहीं है। तो दोस्तों उसका रीजन एक अलग है, क्योंकि उसमें क्या इसलिए बोला जाता है क्योंकि डीसी जो है उसकी पल्स जो है वो बार बार शून्य पे नहीं आती है, वो रेगुलर चलती रहती है, एक नियत मान पे चलती रहती है डीसी में। तो जाहिर सी बात है वो शून्य पे नहीं आती, तो उस व्यक्ति को जो है शॉक लगा है, जिस व्यक्ति को, उसको छोड़ने के चांस जो है वो न के बराबर है। जबकि एसी में क्या होता है, एक ही चक्कर में 2 बार शून्य पर आती है सप्लाई, तो उस समय जो है वो व्यक्ति को छोड़ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि डीसी ज्यादा खतरनाक है और एसी जो है उससे डीसी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यहां पर मैं पावर की बात करूंगा दोस्तों, यहां पर
यहाँ चिपकने की बात नहीं हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लगने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पावर की बात हो रही है। और पावर की बात करें अपन तो एसी क्या है यहाँ पर पावरफुल है, क्योंकि एसी के 0.707 वोल्टेज पे ही 10 जूल ऊष्मा मिल रही है, जबकि डीसी के अंदर आप देख सकते हो 1 वोल्टेज के ऊपर 10 जूल की ऊष्मा मिली है। तो यही दोस्तों क्या होता है, आरएमएस मान होता है। इस आरएमएस मान को निकालने के आपके पास में और भी तरीके हैं। आप आरएमएस मान को इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, आई आर एम एस बराबर अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से IN का स्क्वायर अपॉन n। अब यहां पर ये क्या हुआ, आप देख सकते हो कि इस प्रकार से आपके पास में डायग्राम है, इस प्रकार से आपके पास में कोई डायग्राम है, और इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये सब क्या है, ज्यामान है। ये सब जो है ये ज्यामान होंगे सब, यानी यहां पर ये I1, ये I2, फिर I3, फिर I4, ये सब क्या होंगे, यहां पर ज्यामान होंगे। तो इन ज्यामानों का आपने क्या किया, I1 का स्क्वायर कर दिया पहले ज्यामान का, फिर दूसरे मान का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, फिर तीसरे का आपने स्क्वायर कर दिया। इसी प्रकार से जितने ज्यामान होंगे उन सब का आप स्क्वायर करोगे और रूट करोगे। और n का मतलब यहाँ पर क्या है, n का मतलब है ज्यामानों की संख्या, 1 2 3 4 5 6, जितने भी ज्यामान आप ले रहे हो उन सबकी क्या आएगी यहाँ पर संख्या। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा दोस्तों, इसको जब सोल्व किया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके पास में जो आंसर आने वाला है वो आएगा 0.707, यानी IRMS जो होगा वो क्या होगा, 0.707 होगा। इसी प्रकार से आप जो है वो ERMS भी ज्ञात कर सकते हो, और ERMS का मान जो होगा वो भी 0.0707 होगा। वहां पर ज्यामानों के रूप में जो है, जैसे आपने I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर किया है, वैसे वहां पर E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर E3 का स्क्वायर करेंगे। तो जाहिर सी बात है ये आपके पास में जो दो फॉर्मूले हैं, ये आपका वोल्टेज के लिए है और ये करंट के लिए है, क्योंकि दो ही तो प्रत्यावर्ती राशि है आपके लिए, करंट और वोल्टेज। तो दोनों के आप जो है वो आरएमएस वैल्यू इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। आप सबको ध्यान रखना है, मोस्टली जो पूछा जाता है एग्जाम में वो ये पूछा जाता है कि आरएमएस मान जो है आपको ज्ञात करना होगा, तो आप क्या करेंगे, 0.707 से गुणा कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ग माध्य मूल क्या है, एसी का आरएमएस मान एसी का वह मान है जो दिए गए समय में उतनी ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी की डीसी, यानी कि दो कॉइलें अपन ने सेम लिए या फिर दो हीटिंग एलिमेंट अपन ने सेम लिए, और एक को मैंने 1 वोल्टेज दिया, दूसरे को मैंने 0.707 दिया, लेकिन ये एसी थी और ये डीसी थी, और 1 वोल्टेज डीसी देने पर भी 10 जूल मिली मेरे को, जबकि एसी के 0.707 देने पर भी मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पर 10 जूल मिल रहा है। इसका मतलब पावरफुल कौन है, एसी है, और ये मान कौन सा है, आरएमएस मान है। तो इस प्रकार से ये अपना आरएमएस मान का जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे मैं बात करना चाहूंगा औसत मान की। औसत मान, एवरेज वैल्यू। औसत मान दोस्तों, एवरेज वैल्यू में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपके पास में कोई डायग्राम है, इस डायग्राम में कुछ इस प्रकार से जो है ये धन दिशा है और ये ऋण दिशा है। डायग्राम में ये धन दिशा थी और ये ऋण दिशा थी। तो आधा धन चक्कर जो होगा, आधा धन चक्कर होगा वो यहां से यहां तक होगा, यानी 180 डिग्री तक। इसके बाद में जो होगा वो दूसरा आधा ऋण चक्कर होगा। तो मैं यहां लिख दूंगा पहले में धन चक्कर, और यहां पर जो है वो कौन सा है, ऋण चक्कर। ऊपर धन चक्कर है, नीचे क्या है, ऋण चक्कर है। तो धन चक्कर और ऋण चक्कर के अंदर आप समझ रहे हैं, यहां पर यहां पर इसके ये क्या है, ज्यामान है, यानी कि I1 I2 I3 I4 I5
इस प्रकार से जो है वो क्या है, सब ज्या मान है। और इधर जो है, इधर माइनस के जो है वो ज्या मान है, यानी कि -i1 -i2 -i3, इस प्रकार से जो है ये माइनस के क्या है, ज्या मान है। अब अपने को सीखना है यहाँ पर औसत मान क्या होता है। तो औसत मान की सबसे पहले मैं परिभाषा लिखना चाहूंगा यहाँ पर। प्रत्यावर्ती राशियों का आधे धन चक्कर व आधे ऋण चक्कर में ज्या मानों का औसत ही औसत मान कहलाता है। ध्यान दे दोस्तों, कैसे, क्योंकि यहां औसत मान के लिए जो मैं सूत्र पढ़ता हूं उसमें लिखूंगा यहां पर मैं आई एवरेज बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या औसत में अपन यही पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस इसी प्रकार से IN अपॉन n। ऊपर जो है वो राशियों की संख्या आ गई, राशियों की संख्या बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ऊपर राशियों का योग आ गया और नीचे जो है उनकी संख्या आ गई। तो इस प्रकार से अपने को जो मिलने वाली है एवरेज वैल्यू वो मिलेगी 0.637। ये जो है यहाँ पर क्या है, करंट के लिए एवरेज है। इसी प्रकार से जो है आप वोल्टेज के लिए भी एवरेज पढ़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 और इसी प्रकार से En अपॉन n। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो भी 0.637 ही आएगी। तो ये जो है वो करंट के और वोल्टेज के दोनों के क्या हो गए, औसत मान हो गए। आप यहां पर दोबारा से समझे दोस्तों कि प्रत्यावर्ती राशियां जो है, प्रत्यावर्ती राशियां जो है प्रत्यावर्ती जो राशियां हैं दो है अपने पास में, करंट है और वोल्टेज है। तो जाहिर सी बात है इन प्रत्यावर्ती राशियों का आधा धन चक्कर जो है वो ये है और आधा ऋण चक्कर ये है। तो ये पूरे चक्कर की बात हो रही है, लेकिन आधे धन चक्कर में और या फिर आधे ऋण चक्कर में, क्योंकि आप जो है वो गणनाओं में या तो धन चक्कर ही लेते हो या ऋण चक्कर ही लेते हो। दोनों को एक साथ यदि आप गणना करोगे तो जाहिर सी बात है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के जो मान है बराबर ही आने वाले हैं, और ऐसे में जो है औसत मान जो है वो शून्य आएगा। तो इसलिए आप जो है वो आधे धन चक्कर में या फिर आधे ऋण चक्कर में जो आपके ज्या मान है उन ज्या मानों का क्या कर लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। और औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप सबको पता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। तो यहां पर आपने राशियां कौन सी, ज्या मान, तो ज्या मानों का आपने क्या कर लिया, जोड़ लिया, और जितने ज्या मान थे उनका क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो आपके पास में एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, 0.637 आ गई। तो ये बात थी आपकी औसत मान की। तो दोस्तों ये पढ़ रहे थे अपन औसत मान, यानी पारिभाषिक शब्दों में एक और अपना शब्द जो है वो औसत मान कंप्लीट होता है। और अगला हम पढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों एक जो विशेष बात ध्यान रखने की है, जो किताब में हमारे को टिप्पणी देकर के भी बताया गया है, वो यही है कि कभी भी गणनाओं में हम काम में लेते हैं तो आधे धन चक्कर या फिर आधा ऋण चक्कर ही काम में लेते हैं। दोनों को एक साथ काउंट नहीं करते हैं। एक साथ काउंट करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों का प्लस माइनस में होने से क्या आने वाला है, शून्य आने वाला है। इसीलिए आधे धन चक्कर या आधे ऋण चक्कर की क्या करेंगे, औसत जो ज्या मान है उनका औसत निकालेंगे और वही क्या होगा, औसत मान होगा। और मुख्य रूप से आपको जो ध्यान रखना है वो 0.637 औसत मान का मान होता है, ये आपको पता रखना है। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों यहां पर पीक फैक्टर या क्रैश फैक्टर की। पीक फैक्टर या क्रैश फैक्टर, पीक फैक्टर या
क्रेस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर। दोस्तों पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर के लिए बहुत ही सिंपल परिभाषा है अपने पास में कि शिखर मान और प्रभावी मान, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा शिखर मान और प्रभावी मान, प्रभावी मान यानी आरएमएस मान, क्योंकि आरएमएस मान को ही प्रभावी मान के नाम से भी हम जानते हैं। ये क्या होगा, पीक फैक्टर होगा या फिर क्रेस्ट फैक्टर भी कह सकता हूं मैं इसको। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहां पर जो मैं परिभाषा बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा कि जो प्रत्यावर्ती राशियां हैं उन प्रत्यावर्ती राशियों का शिखर मान और प्रभावी मान, उन दोनों के अनुपात को जो है वो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहूंगा। तो यहां पर सिंपल सी बात मैं लिखना चाहूंगा प्रत्यावर्ती राशियों के, प्रत्यावर्ती राशियों के शिखर मान व प्रभावी मान के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। अब यहां पर शिखर मान लीजिए एक है, शिखर मान जो है मानता हूं मैं एक है, तो जाहिर सी बात है प्रभावी मान कितना पढ़ा था अपन ने, 0.707। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा एक के अंदर 0.707 का मैं जब भाग दूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास में 1.414, जिसको आप जो है वो √2 के मान के रूप में भी लिख सकते हो, ये मान जो है हमें प्राप्त होगा। तो आप कह सकते हैं कि पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर जो है उसका मान जो है वो कितना आने वाला है, यहाँ पर पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर का जो मान है वो 1.414 आने वाला है यहाँ पर। आगे फिर मैं बात करना चाहूंगा पीक फैक्टर के बाद में दोस्तों फॉर्म फैक्टर की। पीक फैक्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि शिखर मान और प्रभावी मान के अनुपात को ही पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर कहते हैं। तो शिखर मान एक है और आरएमएस मान 0.707 है, तो जाहिर सी बात है 1.414 मेरे पास में क्या आने वाला है, पीक फैक्टर की वैल्यू आने वाली है। आगे फिर मैं यहाँ पर बात करता हूं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर के अंदर यहां पर हम लिखेंगे इसको भी दोस्तों आप जो है वो सूत्र से ज्यादा याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी याद होगा आपको। तो मैं यहां पर सूत्र लिख देता हूं, प्रभावी मान यानी कि वही आरएमएस मान अपॉन औसत मान, किसके बराबर है ये, फॉर्म फैक्टर के बराबर। आप सबको ये भी पता हो कि प्रभावी मान 0.707 होता है और औसत मान जो है वो 0.637 होता है। अब इसको जब सोल्व करेंगे आप दोस्तों तो 1.11 आपके पास में आएगा। इसका मतलब 1.11 जो है वो क्या है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है। और ऊपर में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, परिभाषा में लिख सकता हूं मैं प्रभावी मान और औसत मान के अनुपात को। तो प्रभावी मान व औसत मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं।
ये इसका सूत्र हो गया, आपको मोस्टली ये याद रखना है। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज और, जब आप अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं तो वहां पर आप ईएमएफ समीकरण बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। यहां पर मैं 1 मान लूं और वज्र गुणा इस प्रकार से कर दूं। गणनाओं में अपन जो है वो कौन सा मान लेते हैं, आरएमएस मान। तो यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरएमएस मान बराबर फॉर्म फैक्टर गुणा औसत मान, क्योंकि आप वहां पर सूत्र जब पढ़ते हैं तो औसत मान लिखते हैं और उस औसत मान को फॉर्म फैक्टर यानी 1.1 से गुणा करते हैं, तो आपके पास में गणना के लिए क्या आएगा, आरएमएस मान की वैल्यू प्राप्त होगी। तो जाहिर सी बात है, आप हमेशा ध्यान रखें कि ये सूत्र भी ध्यान रखें कि आरएमएस मान बराबर फॉर्म फैक्टर गुणा औसत मान होता है। अगला हमारा टॉपिक है फेज। फेज जिसको आप कला भी कह सकते हैं। धन दिशा में और ऋण दिशा में किसी भी पल अपन मान लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, उसका कला कहलाता है। तो यहां लिखना चाहूंगा मैं कि धन दिशा व ऋण दिशा में प्रत्यावर्ती राशि का लिया गया मान कला कहलाता है। और ये कला जो है दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं मोस्टली। पहला जो प्रकार है कला का, उसमें लिखूंगा मैं, पहला प्रकार जो है वो इन फेज है और दूसरा जो है आपका आउट ऑफ फेज है। तो यहां पर पहले मैं बात करूंगा मैं इन फेज की। इन फेज में क्या होता है दोस्तों, प्रत्यावर्ती राशियां घटते बढ़ते अपने शिखर मान पर एक ही समय पहुंचती है। और जब एक ही समय पहुंचे तो वो राशियां क्या कहलाती है, इन फेज राशियां कहलाती है। जैसे मैं एग्जांपल देकर के इधर समझाना चाहूंगा आपको। इस प्रकार से मान लो 2 प्रत्यावर्ती राशियां थी, एक आपके पास में ये करंट था और दूसरा जो है यहाँ पर मान लो ये वोल्टेज था। ये जो है वो वोल्टेज है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये वो करंट और वोल्टेज के जो ग्राफ है वो कम ज्यादा तो है, लेकिन अपने शिखर मान पर एक ही समय पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, करंट और वोल्टेज क्या है, इन फेज में है। और जब इन फेज में होती है राशियां तो इनको कुछ इस प्रकार से भी आप दर्शा सकते हो कि डैश डैश करके, और यहाँ पर जो है आप करंट को दर्शा दिए और यहाँ ऐसे ही डैश डैश करके, और आप इस प्रकार से जो है वो वोल्टेज को दर्शा दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज दोनों क्या है, इन फेज है। इन फेज का मतलब एक भी डिग्री के कोण का अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों समान अंतर पे जो है वो अपने शिखर मान पर पहुंचे। ऐसी राशियां जो है वो क्या कहलाएगी, इन फेज राशियां कहलाती है। ऐसे ही बात करूं मैं अब आउट ऑफ फेज की। आउट ऑफ फेज, तो आउट ऑफ फेज के अंदर दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर डायग्राम बना करके आपको मैं समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से है कि एक राशि ये है, दूसरी राशि ये है, ये करंट है, ये वोल्टेज है। आप देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये करंट जो है वो अपने अधिकतम मान पे थी, उस समय ये वोल्टेज जो है वो 0 पर था।
जब वोल्टेज अपने अधिकतम मान पे आ रहा है तो करंट उस समय शून्य पे आ गया है। यानी दिखने में ये अपने को लग रहा है कि लगभग 90 डिग्री के अंतर पे क्या हो रही है, दोनों राशियां क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो मतलब करंट और वोल्टेज अपने शिखर मान के ऊपर एक समय नहीं पहुंच रही है, और करंट और वोल्टेज अपने शिखर मान पर एक साथ नहीं पहुंचे, तो ऐसी राशियां जो है वो आउट ऑफ फेज राशियां कहलाती है। तो मैं यहां परिभाषा में लिखूंगा, प्रत्यावर्ती राशियां अपने शिखर मान पर कुछ अंशों के अंतर पर पहुंचे तो वे राशियां आउट ऑफ फेज राशियां कहलाती है। आउट ऑफ फेज राशियां कहलाती है। दोस्तों यहां पर आउट ऑफ फेज राशियों में अपने पास में दो टॉपिक और महत्वपूर्ण है, जिनमें एक तो आता है आपका क्वाड्रेचर राशि और दूसरा आता है आपका एंटी फेज राशि। क्वाड्रेचर और एंटी फेज, क्वाड्रेचर और एंटी फेज, एंटी फेज, ये दो प्रकार की राशियां और है आपके पास में। क्वाड्रेचर राशि किसे कहेंगे आप, 90 डिग्री के फेज अंतर वाली राशियों को क्वाड्रेचर राशि कहेंगे। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा कि 90 डिग्री के फेज अंतर वाली राशियां क्वाड्रेचर राशियां कहलाती है, और 180 डिग्री के अंतर वाली के फेज अंतर वाली एंटी फेज राशियां कहलाती है। तो दोस्तों ये था आपका फेज, और फेज में आपने पढ़ा इन फेज, आउट ऑफ फेज और क्वाड्रेचर और एंटी फेज राशि। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखें आप। क्वाड्रेचर और एंटी फेज में कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि पहले क्वाड्रेचर पढ़ रहे हैं और पहले 90 डिग्री का आएगा, और फिर उससे ज्यादा है 180 तो वो बाद में आएगा, और वो क्या है, एंटी फेज है। तो इस प्रकार से जो है आप याद रख सकते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है हमारा अग्रगामी और पक्षगामी, यानी लीडिंग और लेगिंग राशियां कौन सी होती है। अग्रगामी और पश्चिगामी। अग्रगामी को मैं लीडिंग लिख सकता हूं, राशियां, और पक्षगामी जो है उसको लेगिंग राशियां। ध्यान से समझे दोस्तों कि लीडिंग राशि से क्या मतलब है और लेगिंग राशि से क्या मतलब है। मान लीजिए इस प्रकार से आपके पास में कोई डायग्राम है, इसमें करंट और वोल्टेज दो प्रत्यावर्ती राशियां आपको दर्शाई गई है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि करंट जो है अपने शिखर मान पर पहुंच गई है और वोल्टेज जो है वो शून्य पर है। तो जो राशि अपने शिखर मान पर पहले पहुंच जाती है वही लीडिंग राशि कहलाती है। तो यहां पर लिखना चाहूंगा मैं, वह राशि जो अपने शिखर मान पर पहले पहुंच जाए वह राशि लीडिंग राशि कहलाती है। आप देख सकते हैं यहां पर कि करंट और वोल्टेज दो चीजें दे रखी है आपको, और करंट जो है वो पहले अपने शिखर मान पे पहुंच रही है,
तो इसका मतलब करंट जो है वो कौन सी राशि हो गई है, लीडिंग राशि। जबकि वोल्टेज बाद में पहुंचेगी अपने शिखर मान पे, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी राशि हो गई, लैगिंग राशि। ऐसे ही इधर बात करें हम, किस प्रकार से आपके पास में मान लो कोई डायग्राम है, इसमें करंट और वोल्टेज आपको इस प्रकार से दर्शाए गए हैं, ये करंट और ये वोल्टेज। तो यहां आप देख सकते हैं कि वोल्टेज क्या हो रहा है, पहले शिखर मान पे पहुंच रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, अपने शिखर मान पर पहले पहुंच रहा है, तो वोल्टेज तो क्या हुआ, लीडिंग। जबकि करंट क्या हो गई यहां पर, करंट जो है यहां पर वो हो गई है लेगिंग, क्योंकि करंट क्या है, बाद में पहुंच रही है अपने शिखर मान पे। तो यहां पर मैं लिखूंगा वे राशियां जो अपने शिखर मान पर दूसरी राशि की तुलना में बाद में शिखर मान पे पहुंचे तो वह लेगिंग राशि कहलाती है। यहां पर आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो भी आपके कैपेसिटिव जो परिपथ आते हैं, उन कैपेसिटिव परिपथों में करंट जो है वो हमेशा आगे होती है। तो जाहिर सी बात है कैपेसिटिव परिपथ जो है उनमें करंट आगे हो रही है, इसका मतलब करंट लीड कर रही है। और जो भी आपके इंडक्टर जो सर्किट आएंगे उनके अंदर जो है वो करंट क्या होती है, पीछे रहती है, वोल्टेज उसमें लीड करता है। तो ये चीज भी आपको आपको पता होनी चाहिए। आगे फिर हम बात करना चाहेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा वो है विद्युत धारा का वेग। विद्युत धारा का वेग। दोस्तों विद्युत धारा के वेग में जो है वो सिंपल सी बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं बहुत, कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड जो है वो विद्युत धारा का वेग होता है, जिसको आप जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रूप में भी लिख सकते हो। दूसरी बात यहां पर अपने को पढ़नी है कि वेग का जो फॉर्मूला जो है, वेग का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो है आपका F इंटू लेमड़ा, F इंटू लेमड़ा। यहां पर F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लेमड़ा जो है यहां पर क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का मतलब है, मान लीजिए ये कोई एक तरंग है, और एक चक्कर के अंदर, एक चक्कर के जो समय में, एक चक्कर के समय में मीटर्स में जो व्यक्त की गई जो दूरी है वही क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आप सबको पता होना चाहिए, मैं यहां पर परिभाषा लिख देता हूं। किसी प्रत्यावर्ती राशि के एक चक्कर समय में, एक चक्कर समय में मीटर में तय की गई तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। दोस्तों आप सबको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि ये जो है
वो लैम्ब्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ये आवृत्ति है, यहाँ पर ये वॉल्यूम है, इसका वेलोसिटी है, वेग है। आगे फिर हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर कि तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है। तो आप सबको पता हो कि तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि आप मीटर में ये जो दूरी जो है वो मीटर में लेते हैं, और एक चक्कर का मीटर में तय की गई जो दूरी है वही क्या कहलाती है, उसका तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और तरंग दैर्ध्य का जो प्रतीक है तो वो है आपका लैम्ब्डा, जबकि मात्रक जो है वो क्या है, मीटर है। ये डीएमआरसी के एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें आप सब कि लैम्ब्डा जो है वो प्रतीक है, जबकि यहाँ पर मात्रक जो आएगा वो क्या आएगा, मीटर आएगा। दोस्तों ये थे आपके पारिभाषिक शब्द। आगे की क्लास जो है, आगे की क्लास अगले नए टॉपिक के साथ में हम लेंगे। जय हिंद दोस्तों।